हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको केमिस्ट्री का टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो अच्छे से क्वेश्चन को देखिए। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि आउट ऑफ मोलैरिटी, जिसको कैपिटल एम से शो किया गया है, मोलैलिटी जो कि इसका छोटा तोतला भाई होता है, स्मॉल एम से फॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन, कौन सा जो है टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगा ना, कौन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जिसके भी फार्मूला में वॉल्यूम आता है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ना। और जिसमें वॉल्यूम जो होता है वो नहीं आता है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। तो मोलैरिटी का फार्मूला मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, इसमें वॉल्यूम आ रहा है तो मोलैरिटी तो नहीं होगा। देखिए पहला और तीसरा काट सकते हैं। मोलैलिटी जो है इसका फार्मूला क्या होता है, मोल बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इसमें कहीं वॉल्यूम नहीं आ रहा है तो ये तो होगा, है ना। तो ये एक होगा, ये वाला करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा। यहाँ से भी आप बता सकते हैं क्योंकि ये वाला तो पहले से ही कट गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। फॉर्मेलिटी जो होता है ये नंबर ऑफ फार्मूला मास बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसमें वॉल्यूम आ रहा है। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है जी, मोल का जो है रेशियो होता है, तो इसमें भी कहीं वॉल्यूम नहीं आ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आप फिल्टर भी कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दो एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है वो एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है एक का 1 है और एक का 3 है। तो बताइए जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा, आयोनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट या फिर मेटालिक। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाल लेते हैं। एक को मान लेते हैं कोई एटम ए है, दूसरा कोई बी है। ए के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1, बी के लिए 3। तो डेल्टा ई निकाल लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 3 - 1 कितना आया, 2। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.5 से जो है वो ज़्यादा आता है तो बॉन्ड जो बनता है वो आयोनिक बनता है। यहाँ पर कितना आ रहा है, 2। 1.5 से ज़्यादा है तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए वाला, आयोनिक बॉन्ड जो होता है यहाँ पर बनेगा। और अगर कम रहता है तो कोवलेंट बनता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा पहला वाला। तो आसान क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, है ना। आसान भी आपको मिलेंगे, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस में दिखेगा। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो उसी में जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होता है। जो इलेक्ट्रॉन गेन मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जो होता है वो स्टेबल हो जाए। जैसे पहले वाले को देखिए 2s2 2p5। अब ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये बन जाएगा 2s2 2p6। अब ये क्या हो गया, फुल्ली फिल्ड इनर्ट गैस को प्राप्त कर लिया और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पहला कहीं हो जाएगा। इसको देखो तो ये बनेगा 5 बनेगा। इसको एक इलेक्ट्रॉन दो तो 4 बनेगा, नहीं होगा, है ना। ये तो 2 रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला वाला। तो मतलब जो भी एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अगर स्टेबल हो जा रहा है तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट होता है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये जो कॉन्फ़िगरेशन दिया है पहला वाला ये फ्लोरीन का है, दूसरा वाला देखो ये ऑक्सीजन का है, तीसरा वाला आपका नाइट्रोजन का है, चौथा वाला है ना, आगे में सबके क्या लगा है 1s2 छुपा हुआ है। तो 2 2 4 5 बोरोन का है। तो सारा जो मेंबर है वो सेकेंड पीरियड का है। और सेकेंड पीरियड में आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज जो होता है वो डिक्रीज़ करता है। और जितना छोटा साइज होगा उतना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होता है ना। कुछ एक्सेप्शन भी होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला। इन सब में सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर द रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और Cl2 मिलके COCl2 बना रहा है। तो बताइए Kc और Kp, Kc/Kp क्या होगा। तो रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि Kp = होता है Kc RT के पावर डेल्टा एनजी, है ना। Kp जो है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है प्रेशर के टर्म में, Kc जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन के टर्म में। डेल्टा एनजी क्या होता है जी, डेल्टा एनजी होता है मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। मतलब डेल्टा एनजी निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसका मोल लेते हैं, गैस का मोल जो होता है लिया जाता है। तो प्रोडक्ट में जो है COCl2 है, कुछ नहीं लगा, इसका मतलब आगे में क्या है 1 मोल लगा हुआ है। तो प्रोडक्ट का मोल हमें मिला 1 माइनस रिएक्टेंट का, देखो ये भी गैस है ये भी गैस है। अगर लिक्विड सॉलिड रहता तो इसका कोई मोल काउंट नहीं होता है डेल्टा एनजी में। तो यहाँ से 1 मोल आया, यहाँ से 1 मोल आया, तो रिएक्टेंट का कितना मोल हो गया 2। तो 1 - 2 करोगे तो -1 हो जाएगा। इसमें पुट कर दो तो Kp = Kc RT के पावर क्या हो जाएगा -1। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि Kp = Kc और बाई RT लिख सकते हैं। हमसे रेशियो पूछ रहा है Kc/Kp का, तो Kc/Kp यहाँ से हो जाएगा, इस RT को इधर लेके आ जाओगे तो ये हो जाएगा।
कि सी बाई के पी कितने बराबर हो जाएगा, आर टी के बराबर। करेक्ट ऑप्शन दूसरा वाला हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा डेल्टा एन जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ गैस का जो है यहाँ पर मोल लिया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपोजिटेड एट कैथोड ऑन पासिंग 3 फराडे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज थ्रू द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ये जो है फराडे लॉ का क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। देखिए यहाँ पर जो है हम आपको एक सिंपल फार्मूला देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ फराडे पासेड, कितना फराडे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, ये बराबर होता है चार्ज बाई फराडे क्यू बाई एफ के। और यहीं क्यू बाई एफ जो होता है ये ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस के बराबर होता है। और इसी ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग लिख सकते हैं n इंटू एन फैक्टर। मोल गुना क्या होता है, एन फैक्टर। तो यहाँ से जो है हर एक टाइप का क्वेश्चन जो है ये बन जाएगा, चाहे मोल वाला दे या फिर ग्राम इक्विवेलेंट दे दे या फिर इक्विवेलेंट वेट देंगे, है ना। आपको पता होना चाहिए कि ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट होता है। और इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, मोलेक्यूलर वेट बाई एन फैक्टर, है ना। तो इन्हीं सबको जो है ब्रेक करके यहाँ पर लिख सकते हैं आप n इंटू एन फैक्टर। चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। तो हमें जो है 3 फराडे इलेक्ट्रिसिटी दिया हुआ है, पूछ रहा है कितना कॉपर जो है डिपोजिट यूज कर देंगे कि क्यू बाई एफ इज इक्वल टू क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट। अब ग्राम इक्विवेलेंट तो दिया नहीं है तो हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला यूज करेंगे, क्या होता है वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। आप इसको और लिख सकते हैं वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, डायरेक्ट दिया रहता तो पुट कर देते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट वेट नहीं दिया है तो इक्विवेलेंट वेट होता है मोलिक्यूलर वेट बाई एन फैक्टर। यहाँ से हम लोग सोल्व कर लेंगे। देखिए इधर हम सोल्व करते हैं तो Q कितना दिया हुआ है 3 फराडे 3F बाई एफ बराबर वेट तो हमें निकालना है, एन फैक्टर किसका वेट निकालना है जी, कॉपर का एन फैक्टर क्या, वैलेंसी जो होता है एन फैक्टर यहाँ पर बताया। कॉपर यहाँ पर किस में है, +2 में है, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर रहा हूँ। तो एन फैक्टर जो यहाँ पर हो जाएगा 2 और मोलिकुलर वेट, कॉपर का मोलिकुलर वेट होता है 63.5 के करीब। तो यहाँ से W निकाल लीजिए, देखिए एफ से एफ जो है काट दीजिए, एफ से एफ जो होता है वो कट जाएगा और यहाँ से W निकाल लो। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा 63.5 गुना 3/2, तो ये करीब 31 मरत में कट जाएगा और करीब 94 के करीब जो है आंसर आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका एक हो जाएगा ना। चौथा वाला एक्शन अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर लेना है, एग्जैक्ट थोड़ी करना है जी। अप्रोक्सीमेट हम लोग कर रहे हैं तो 90 के टर्म में जो आंसर आ रहा है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, है ना। सारा फार्मूला को ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ फराडे पासेड क्यू बाई एफ, ग्राम इक्विवेलेंट, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट होता है मोलिकुलर वेट बाई एन फैक्टर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट को n इंटू एन फैक्टर। तो किसी भी टर्म में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप इसको चला दीजिए, वहाँ से आंसर बन जाएगा, मिल जाएगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, सही आपको बताना है। पहला बोल रहा है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास। दो प्रकार का हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं जी, एक्सटेंसिव हो गया और एक होता है इंटेंसिव। तो एक्सटेंसिव जो होता है ये डिपेंड करता है क्वांटिटी एंड मास ऑफ मैटर, ये क्वांटिटी और मास ऑफ मैटर पर डिपेंड करता है। इंटेंसिव आप याद रख सकते हैं आई से इंटेंसिव, आई से इंडिपेंडेंट, है ना। ये इंडिपेंडेंट होता है क्वांटिटी एंड मास ऑफ मैटर, क्वांटिटी और मास ऑफ मैटर पे इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ पर बोल रहा है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट, क्या स्वतंत्र होता है, नहीं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है मास पे, तो ये नहीं होगा। दूसरा देखो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्या पोटेंशियल एनर्जी होता है क्वांटिटी और मास पे डिपेंड करता है, बिल्कुल सही है, करेक्ट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, है ना। ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तीसरा पढ़ लो इंटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द मास, इंटेंसिव प्रॉपर्टी आई से इंटेंसिव, आई से इंडिपेंडेंट, ये मास क्वांटिटी दोनों से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, तो ये भी गलत है। डेंसिटी जो होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं, डेंसिटी जो होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। देखो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो मास जो होता है यहाँ पर क्या है, मास जो होता है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है और वॉल्यूम जो होता है वो भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। दो को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है ना। तो डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, इंडिपेंडेंट होता है ये क्वांटिटी और मास पर। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो लेते हैं तो क्या आता है, इंटेंसिव। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा दूसरा वाला।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं अल्काइन है ना, ट्रिपल बॉन्ड है। अल्काइन का रिएक्शन किससे कराया जाए? तो सिस अल्केन बनेगा, अल्किन बनेगा और एक बार ट्रांस अल्किन बनेगा। तो जब हम लोग ये ऑर्गेनिक का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, ऑर्गेनिक सारा ऑर्गेनिक रिएजेंट का खेल है जी, रिएजेंट बदले वो प्रोडक्ट बदलेगा, अलग अलग चीज़ मिलना शुरू हो जाता है। तो सिस बनाने के लिए जो हम लोग रिएजेंट लेते हैं वो लेते हैं PD कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ PaSO4। और ट्रांस बनाने के लिए तो इसको हम लोग लेंगे तो सिस अल्कीन बन जाएगा ना, अल्काइन से अल्कीन बनाने का ये तरीका होता है। और दूसरा, आप सोडियम को लिक्विड अमोनिया में लीजिएगा, सोडियम को लिक्विड अमोनिया में लीजिएगा तो ये बन जाएगा ट्रांस अल्कीन, है ना। डायरेक्ट आपको रिएजेंट ध्यान रखना है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए एक्स बोल रहा है कि सिस बनना चाहिए, यहाँ पर एक्स और वाई आपको बताना है, तो यहाँ पर एक्स जो है लिक्विड अमोनिया, ये नहीं होगा। दूसरा देखो PD कार्बन और सोडियम और लिक्विड अमोनिया, दूसरा वाला यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर PT बोल रहा है, PT नहीं होता है ना, PD होता है। और यहाँ पर सिर्फ लिक्विड अमोनिया, सोडियम को लिया जाता है लिक्विड अमोनिया में, इसलिए तीसरा भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा, है ना। सिस आपको पहचानने आना चाहिए, इस टाइप से होता है, इस टाइप का जो होता है अल्किन यहाँ पर बन जाएगा। ये क्या है? सिस हो जाएगा। और जो हम लोग सोडियम और लिक्विड अमोनिया लेंगे तो इस टाइप से आपको मिल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांस बोलते हैं ना। सेम ग्रुप अगर सेम साइड हो तो उसको बोलेंगे सिस। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड है, या तो हाइड्रोजन के देखिए या फिर CH3 को देखिए, सेम ही साइड है तो इसको क्या बोलेंगे? सिस। ये दोनों जो है ये सेम नहीं होना चाहिए ना, ये सेम हो जाएगा तो ये GISO नहीं करता है। वैसे ही इसमें देखो ट्रांस 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 का मतलब है कि अपोजिट साइड होना चाहिए सेम ग्रुप। यहाँ पर CH3 और एक यहाँ पर है तो अपोजिट साइड है ना, यहाँ पर H यहाँ पर H, तो ये ट्रांस हो जाएगा। तो हमसे जो पूछ रहा था करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच रिड्यूसिंग एजेंट इज यूज टू कन्वर्जन। यहाँ पर आप देखिए ये क्या है? एसिड है। एसिड जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल में अगर आपको एसिड को कन्वर्ट करना है तो ये रिडक्शन होता है। मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी अल्कोहल जो है ऑक्सीडाइज होके अल्डेहाइड बनाता है, और ये अल्डेहाइड ऑक्सीडाइज होके एसिड बनाता है। और जस्ट उल्टा चल लीजिए, एसिड रिड्यूस होके पहले अल्डेहाइड बनाएगा और अल्डेहाइड रिड्यूस होके जो होता है प्राइमरी अल्कोहल बनाते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट ही लेंगे, है ना, और एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे तभी जो होता है ये एसिड को जो है डायरेक्ट अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है पहला वाला। लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड जो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना। NaBH4 सोडियम बोरोन हाइड्राइड, ये भी जो होता है रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लेकिन ये माइल्ड होता है, तो ये कन्वर्ट इसको नहीं कर पाता है डायरेक्टली, ये नहीं होगा। K2Cr2O7 K1O4 ये तो ऐसे ही कट जाएगा जी। ये दोनों क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो कभी भी एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन ध्यान रखना है आपको, लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड हो जाएगा, लीजिएगा डायरेक्ट जो है एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। देखो इस टाइप से स्ट्रक्चर को बोलते हैं डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये क्या है? ग्लिसरॉल्डिहाइड है। अब डी और एल कहाँ से पता चलता है? तो आप इस OH को उठाइए, ये जो लास्ट कार्बन यहाँ पर जो कार्बन है, इस कार्बन पे जो OH है इसको आप देखिए। अगर OH जो है राइट साइड में, ये कहाँ है? राइट साइड में, तो इसको बोलेंगे डी। और अगर OH जो होता है वो लेफ्ट साइड में हो जाए, बायां साइड में हो जाए, जैसे इसमें है, तो इसको बोलेंगे एल फॉर्म। तो हमसे डी फॉर्म पूछ रहा है तो इसमें OH कैसा होना चाहिए? राइट साइड होना चाहिए। तो ढूंढ लेते हैं। पहला वाला देखिए, पहला वाला जो होता है OH कहाँ है? लेफ्ट साइड में, ये नहीं होगा, ये एल फॉर्म हो जाएगा। दूसरा तो अलग ही स्ट्रक्चर दिख रहा है। तीसरा देखिए, तीसरा में ये CH2OH को ऊपर कर दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना, CHO ऊपर होना चाहिए। चौथा देखिए सही है, CH2OH, OH जो होता है वो राइट साइड भी है। करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा ना, 4 इज द डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि करेक्ट रिलेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी इंथैल्पी एंड एंट्रोपी। आपको फार्मूला पता है कि डेल्टा जी बराबर क्या होता है? डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, यहाँ पर डेल्टा को हटा दिया है तो जी बराबर क्या हो जाएगा? H माइनस TS। तो ऐसा ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा ना। तो ऐसा भी आसान क्वेश्चन आता है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आसानी केमिस्ट्री में देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन जो है 20-30 क्वेश्चन जो है वो अच्छे लेवल के होंगे, तो हर एक टाइप का हमें क्वेश्चन करके जाना है। तो ये रहा आपका आज का टॉप 10 जो है केमिस्ट्री का क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं ऐसे ही एक धमाकेदार वीडियो लेकर। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।